WHO के साथ एम योगा ऐप की शुरुआत को एक विश्व एक स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा देने वाला बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अनुरूप देश के 75 सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर हुई विशेष योग कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर पुलिस ने कहा, बारात क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर का आतंकी भी मारा गया। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का चौथा दिन आज। कल न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन 2 विकेट पर बनाए थे 101 रन। भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमटी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जेमिसन ने झटके हैं 5 विकेट। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आया बीसीसीआई। तैयारी करने और ट्रेनिंग के लिए देगा 10 करोड़ रुपए। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। और सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले नजर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के एक नए चरण में आज प्रवेश कर रहा है। आज से देश भर में 18 साल से अधिक की उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त खुराक दी जाएगी। इस महाअभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को गति देने के मकसद से केंद्र सरकार ने अपनी उदारीकृत और त्वरित टीकाकरण नीति को संशोधित किया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार मौजूदा कोविड टीकाकरण अभियान को अपने हाथ में ले लेगी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में देश में वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आएगी। आज से लागू नई नीति के तहत केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके खरीदेगी और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने के लिए उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में वितरित करेगी। निजी अस्पताल 25% टीकों की खरीद जारी रख सकते हैं, लेकिन वो वैक्सीन के निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त सेवा शुल्क के नाम पर सिर्फ 150 रुपये ही अतिरिक्त प्रति खुराक से अधिक चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अब कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराना लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार आज से हर भारतवासी को मुफ्त वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर रही है। वैक्सीन अभियान के इस चरण से सबसे बड़ा लाभ गरीबों, मध्यम वर्ग, देश के युवाओं को होगा। हम भारतवासी वैक्सीन लगवाएंगे और मिलकर कोरोना को हराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक नए चरण की शुरुआत हो रही है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ा निर्णय है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना से नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने इस निर्णय से सभी को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने और समय पर दूसरा टीका लगवाने की भी अपील की है। भारत सरकार के निर्णय से कोरोना के खिलाफ हमारे देश के नागरिकों के बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जो भारत सरकार ने उठाया है, इससे सभी को राहत मिलेगी। मेरी देश के सभी नागरिकों से भी अपील है कि जल्द से जल्द टीका लगाएं और जिन्होंने पहला टीका लगा चुके हैं और सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी समय की मर्यादा खत्म हुई है, वो भी दूसरा टीका जरूर लगा लें।
और इस अवसर पर अमित शाह ने अहमदाबाद के वैष्णो देवी पुल, गांधीनगर के खोदियार पुल, कलोल रेलवे ब्रिज और एपीएमसी बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन आज हमारे बीच में सुरक्षा कवच है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर देशवासी को वैक्सीन मिले। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों से देश में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। 21 जून से ही पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भारत सरकार के प्रयास से, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड्स के माध्यम से हर 18 साल से ऊपर के भारतवासी को देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जहां जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कोविड के खिलाफ वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए हम सब अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने परिवार में, अपने मित्रों की टोली में, अपने वर्क प्लेस पर ये सुनिश्चित करें कि हर भारतवासी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो। वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण का कार्यक्रम है। नड्डा ने कहा है कि भारत वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बनेगा। जून महीने में 10 करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगा, जुलाई महीने में 17 करोड़ पर मंथ प्रोडक्शन हो जाएगा, अगस्त महीने में 19 करोड़ प्रोडक्शन हो जाएगा, सितंबर महीने में 42 करोड़ पर मंथ डोजेज होंगी और नवंबर महीने में 56 करोड़ डोजेज बनेंगी और दिसंबर महीने में 59 करोड़ पर मंथ डोजेज बनेंगी। इसको टोटल कर दिया जाए तो 257 करोड़ डोजेज बाय दिसंबर भारत के पास होगा और इसलिए डबल डोज लगाने के लिए भारत पूरे स्विंग में तैयार है। इस बात को हमको समझना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता भी बूथ बूथ पर जाकर सबसे वैक्सीन लगवाने की पीएम की अपील बता रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बूथ बूथ पर मोदी जी का संदेश कि वैक्सीनेशन किया जाए और कोई भी वैक्सीनेशन से बचे नहीं, सब कोई वैक्सीनेशन कराएं, इस संदेश को लेकर के हर बूथ पर अपने भारतीय जनता पार्टी का काउंटर लगा है और वह आने वाले लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत वैक्सीनेशन में ना आए और दूसरे डोज के लिए उनको याद भी दिला रहे हैं ताकि वो वैक्सीनेशन के लिए उसका उपयोग कर सके और उस दिन को का सदुपयोग कर सके और वैक्सीनेटेड हो जाए। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नितेंद्र सिंह हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ में विकल्प शुक्ला जुड़ रहे हैं और बेंगलुरु से आयशा खानम जुड़ रही हैं। आप तीनों का स्वागत है। नितेंद्र, शुरुआत में आपसे करूंगा। हमने देखा कि वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में जो तमाम प्रयास किए गए और अब जून महीने के लिहाज से अगर बात की जाए तो 10 करोड़ वैक्सीन प्रति महीने की रफ्तार से हम बनाने की स्थिति में आ गए। ऐसे में आज से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये देश को कोरोना मुक्ति में किस तरीके से बड़े स्तर पर मदद करेगा? उसमें ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगे, क्योंकि सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है और टारगेट है कि दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीकाकरण की अभियान को तेज किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार के जो कर्मचारी हैं जो वो साथ रहेंगे, साथ ही साथ जो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं को इसमें लगा रही है ताकि लोगों को मदद करें, लोगों को वैक्सीन सेंटर तक ले जाएं। जो वैक्सीन को लेकर के गलतफहमियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें। और ये जब संगठन और सरकार साथ मिलकर के काम करेगी तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन की गति में और तेजी आएगी। और प्रोडक्शन की जहां तक बात है, जून के महीने में, साथ ही साथ जुलाई के महीने में, उसके बाद अगस्त के महीने में प्रोडक्शन बढ़ेगा वैक्सीन का। कई दूसरी और भी वैक्सीन आएंगी। अभी 2 वैक्सीन है। तीसरी वैक्सीन जो स्पुतनिक है वो भी रूस से आ रही है, उसका भी प्रोडक्शन जुलाई से भारत में शुरू होगा, बड़े पैमाने पर शुरू होगा। साथ ही साथ जो विदेश की वैक्सीन है, चाहे अमेरिका की वैक्सीन है, वो भी भारत आएगी। तो इस तरह से हम देखें तो आने वाले दिनों में वैक्सीन
कई तरह की होंगी, वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की गति में भी तेजी लाई जाएगी। आज का टारगेट है कि तकरीबन 50 लाख लोगों को डोज दिया जाए और आने वाले दिनों में हर दिन 1 करोड़ टारगेट लेकर चल रही है सरकार। उसके लिए बारीक प्लान बनाया गया है और आज ये अभियान जब शुरू होगा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार 75% वैक्सीन जो है मुफ्त में राज्यों को दे रही है। सिर्फ 25% जो वैक्सीन है वो निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। जहां पर भी कैपिंग की गई है, वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पताल 150 से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं रख सकते। तो दोनों उपलब्ध है लोगों के पास, जिनको पैसा है वो पैसा देकर के निजी अस्पतालों में लगा सकते हैं और बाकी लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन मिलेगी जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। नितेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में, हम रुक करते हैं। रायपुर का विकल्प शुक्ला हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। विकल्प, किस तरह से देखते हैं अब जब देश के हर एक व्यक्ति के लिए जो एलिजिबल है उसके लिए मुफ्त में केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की व्यवस्था की गई, ऐसे में क्या उत्साह, किस प्रकार का एक फीडबैक देख पा रहे हैं आप लोगों में कि आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं? आज 21 जून को पहले ही दिन जो केंद्र सरकार का इस निर्णय लेने के बाद जब आज से शुरू हुआ है, 18 वर्ष से सभी ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को जो निःशुल्क टीकाकरण शुरू किया गया है, तो यहाँ पर सभी आयु वर्ग के लोगों में खास तौर से जो युवा वर्ग है उसमें विशेष उत्साह देखा जा रहा है और जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पर भारी भीड़ उमड़ रही है यहाँ पर सभी आयु वर्ग के लोगों की, और ख़ास तौर से जो 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के बीच के लोग हैं उनकी यहाँ पर खास तौर से भीड़ देखी जा रही है। मैं इस समय राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जो टीकाकरण केंद्र बनाया गया है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर भी लगातार लोग आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, यहाँ पर लोगों को टोकन दिया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन भी लोगों ने कराया है अपना कोविन पोर्टल पर। पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए एक अलग पोर्टल अपना बनाया था, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट किया है, राज्य सरकार ने, कि अब जो भी टीकाकरण होगा वो कोविन पोर्टल के माध्यम से होगा और उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने एक और निर्णय लिया उसका भी यहाँ पर लोगों ने स्वागत किया है कि जो कोविन पोर्टल में तो रजिस्ट्रेशन होगा ही, लेकिन यदि किसी के पास में, जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है एक आदिवासी बहुल इलाका है, कई लोगों के पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा लोगों को दी गई है। और ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी बहुल इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई ये सुविधा बहुत मददगार साबित होगी, बहुत सहायक साबित होगी। जी, आयशा का रुख करते हैं, हमारे साथ में बेंगलुरु से मौजूद है। आयशा, किस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है अब जबकि देश को फ्री में वैक्सीनेशन की केंद्र सरकार ने बीड़ा उठाया, आज से इसकी शुरुआत भी हुई है? जी बिल्कुल आरेंद्र, कर्नाटक सरकार ने अभी कुछ ही देर पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक महाअभियान का उद्घाटन किया, जो वैक्सीन मेला नाम से जाना जा रहा है। और ये जो मेला है, ये जो महाअभियान है, इसके तहत कर्नाटक सरकार पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में यानी आज के दिन 7 लाख वैक्सीन देने का एक मील का पत्थर अपने सामने रखा है। कर्नाटक में लगातार शुरू से ही वैक्सीन को लेकर कर्नाटक सरकार बढ़ चढ़कर लोगों को वैक्सीन देने के लिए आगे रही है, काफ़ी सक्रिय रही है और हर दिन 3 लाख तक डोज दिए गए हैं। तो ऐसी सूरत में कर्नाटक सरकार ये जो लसी का मेला है, जो महाअभियान है, इसके तहत पूरे राज्य में 13,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन साइट्स बनाए हैं और हर PHC में 500 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेने की सुविधा है। और सरकार का यह कहना है कि फिलहाल कर्नाटक के पास 15 लाख तक के डोज मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में सरकार यही मानकर चल रही है कि जून के अंत तक कर्नाटक में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा। और बात रही 18 साल के वर्ष के युवकों की, तो बढ़ चढ़कर लोग यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु एक IT ड्रिवन सिटी है और लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्टर करने में आसानी भी हो रही है और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो। तो कई इलाकों में हमने ये भी देखा कि ड्राइव इन वैक्सीन कैंप लगाए गए हैं, यानी मॉल्स जो अब फिलहाल बंद हैं,
इन मॉल्स में ड्राइव इन में आप अपनी गाड़ी में सीधा कार में बैठकर ड्राइव कर सकते हैं, वैक्सीन लगाएं और निकल जाएं, आपको उतरने की भी जरूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ मोबाइल वैक्सीन वैन्स बनाए गए हैं। तो हर तरह की सुविधा लोगों के सुविधा के अनुसार कर्नाटक सरकार ने कैंप्स लगाए हैं और सरकार का यह दावा है कि साल के अंत तक यानी नवंबर तक सरकार पूरी जनसंख्या है कर्नाटक की उन्हें वैक्सीन कर देगी। तो ऐसी सूरत में जो आज का दिन है कर्नाटक सरकार के लिए अहम है और कई केंद्र में, कई वैक्सीनेशन साइट्स में लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी नितेंद्र, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि आज से जिस एक बड़े और महाअभियान की शुरुआत हुई है, इसको लेकर कई प्रकार के नियमों में बदलाव भी किया गया, शिथिलता दी गई है कि लोग ऑन साइट जाके करा सकते हैं। साथ ही साथ राज्यों को पहले से ये जानकारी दी जाएगी कि आपको हम कितनी वैक्सीन कब कब देने वाले हैं उपलब्ध, जो कि केंद्र फ्री में दे रहा है। ऐसे में तो जो एक राज्यों को व्यवस्था करने का जो एक पूरी एक दायित्व जिम्मेदारी, उसको करने में एक बेहतरी से वो कर पाएंगे तो समन्वय बेहतर होगा, बेहतरी से ये पूरी ड्राइव आगे बढ़ पाएगी और जो 1 करोड़ प्रतिदिन का टारगेट है शायद हम जल्दी अचीव भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए टीकाकरण के लिए राज्यों से 4 क्राइटेरिया शेयर किया गया केंद्र की तरफ से कि आपको 4 क्राइटेरिया का पालन करना होगा। पहली बात यह है कि उसी अनुपात में वैक्सीन जाएगा राज्यों को। पहली बात है कि आबादी कितनी है राज्य की, वहां पर संक्रमण कितना है, पॉजिटिविटी रेट कितनी है। तीसरी बात है कि आप किस तरीके से वैक्सीन लगा रहे हैं। चौथा क्राइटेरिया है कि आपकी वैक्सीन की बर्बादी कितनी हो रही है। अगर कोई राज्य वैक्सीन की बर्बादी करता है, उसका परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो उसकी वैक्सीन में कटौती की जाएगी। ये साफ साफ राज्यों को बताया गया है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन बहुत कीमती है, बेशकीमती है और उसकी बर्बादी किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। 10% कई राज्यों में बर्बादी देखा गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि मैक्सिमम अगर हो तो 1% के नीचे हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन 4 क्राइटेरिया के आधार पर ही राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी, एडवांस में उनको सप्लाई की जाएगी, ताकि वो प्लान बना सके अपने जो डिस्ट्रिक्ट में या जो ग्रामीण इलाकों तक वो किस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं, वैक्सीन पहुंचा सकते हैं। इन तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करके वैक्सीनेशन देना होगा। तो ये तमाम कोशिश की जा रही है अरेंद्र की इन पहलुओं के जरिए ही वैक्सीनेशन का सप्लाई हो और वैक्सीनेशन को तेज गति से चलाया जा सके। जी शुक्रिया नितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकल्प शुक्ला आपका शुक्रिया रायपुर से जुड़ने के लिए। इसके अलावा आयशा खानम आपका बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये विस्तार से बताने के लिए कि आखिर कैसे आज से जिस नए अभियान की शुरुआत हुई है उसका लोगों में एक बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में 53,256 नए मामले ही सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 78,190 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या भी गिरकर कुल 7,02,887 रह गई है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,422 लोगों की मृत्यु भी हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.32% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.83% है, जो लगातार 14 दिन से 5% से कम बना हुआ है। लगातार 39वें दिन स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या नए संक्रमित मामलों से कहीं ज्यादा है। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 28,36,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 30,39,000 से अधिक टीके की खुराक दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वक्त की कुछ और ताजा तरीन खबरों को। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। असम, त्रिपुरा और पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह कोरोना की वजह से 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर रहे हैं। वहीं केरल और आंध्र प्रदेश ने कोर्ट को कल तक इस बारे में आधिकारिक फैसले के बारे में जानकारी देने की बात कही है। इस बीच कोर्ट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की विद्यार्थियों के मूल्यांकन की नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी मंगलवार को सुनवाई करेगा। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट और कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स की याचिका पर भी सुनवाई होगी, जो फिजिकल एग्जामिनेशन का विरोध कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि उन्हें भी पिछली कक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर पास किया जाए।
जम्मू कश्मीर में सोपोर के गुंड ब्राड इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि हाल ही में 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकवादी मुदासिर पंडित सोपोर मुठभेड़ में मार गिराया गया है। कल शाम में जब इन्फॉर्मेशन मिला था एसपी सोपोर को, तो पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही सर्च शुरू हुआ, तो मिलिट्री ने अंदर से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस फायरिंग में आर्मी के एक जवान को गोली लग गया था पाँव में। उसके बाद इनकाउंटर जारी रहा, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। तीनों लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें मुदस्सिर पंडित बहुत हार्डकोर टेररिस्ट है, जो पिछले 2 साल से यहाँ पर सोपोर में एक्टिव रहा है। काफ़ी किलिंग में इन्वॉल्व है, जैसा पहले हम बताएं। अब्दुल्ला भी जो पाकिस्तानी है, वो भी पिछले 3 साल से यहाँ पर सोपोर नॉर्थ कश्मीर में एलईटी का चीफ रहा है। तो ये पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ लोगों को इससे राहत मिल रहा है कि उनके बच्चों को रिक्रूटमेंट करने पर प्रेशर पड़ रहा था, वो कम होगा थोड़ा। और अब बात करते हैं 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। योग दुनिया को भारत की एक अनुपम देन है। योग से तात्पर्य शरीर, मन और आत्मा के मिलन से। इसमें शरीर, मन और आत्मा का मार्ग जो है वो एक हो जाता है। इसका अभ्यास करके हम एक समग्र जीवन जी सकते हैं और समाज में सकारात्मकता ला सकते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देश भर में विभिन्न स्थानों पर जोर शोर से मनाया गया। कोविड महामारी के कारण इस बार सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियों के साथ सीमित संख्या में लोगों ने योग किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में योग दिवस मनाया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन में योग किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक योग कार्यक्रम में शिरकत की। दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया है। अपने ट्वीट पर अपने दिए संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। हजारों वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन का वरदान और शरीर एवं मन के संयोजन का साधन योग के रूप में हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया है। मानवता को यह भारत की अनुपम देन है। योग कोविड-19 के संदर्भ में भी सहायक हो सकता है। वहीं योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर योगासन किए हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। My greetings to all Indians on the occasion of International Yoga Day. Yoga should be part of our life. It will not only help us physically, mentally, but it will also enhance the strength of the country. So I appeal to the people, make yoga as part of your daily life. वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति
उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के ऋषियों ने भारत में जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो सके। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एम योगा ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस मोबाइल ऐप में योग के अलग अलग आसन और अन्य जानकारियां मिल जाएंगी जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाली इस योग यात्रा में हमें आगे बढ़ाना है। जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10 से 15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों को शारीरिक रूप से तैयार कर रहा है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी पणजी में योग किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योगाभ्यास किए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारतीय सुरक्षा बलों ने भी धूमधाम से मनाया है। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख की कड़ाके की ठंड में भी योग के अभ्यास किए हैं। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में आईटीबीपी के जवानों का योग के प्रति उत्साह देखते ही बनता है। जम्मू और कोलकाता में भी बीएसएफ के जवानों ने योग कार्यक्रम में शिरकत की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75 राष्ट्रीय स्मारकों पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कोविड प्रोटोकॉल के बीच इस खास कार्यक्रम में खास बातचीत की संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। मुझे लगता है कि ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश के और देश के बाहर भी जो लोग योग को स्वीकार करते हैं वो सारे लोग इस खुशनुमा माहौल से प्रसन्न हैं। पोस्ट कोरोना मैं मानता हूं कि शारीरिक क्षमता के लिए योग, आयुष और आयुर्विज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और चूंकि आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव है तो हमने 75 स्मारकों पर इस बार कार्यक्रम रखा है और संख्या हमने पहले से तय की थी कि 21 से ज़्यादा नहीं होगी। सर, ये जो योग है वो कोरोना से फाइट करने में तो बहुत कारगर है, साथ ही डिप्रेशन को भी दूर करता है। तो आज का जो ये इवेंट है इससे क्या मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर? देखिए, योग असाध्य को साध्य बनाने की प्रक्रिया है। रोग के पहले भी अगर आपकी इम्यूनिटी की जो चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है और पोस्ट कोरोना तो उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई अच्छे प्रशिक्षक या जानकार के माध्यम से हमें योग की तरफ आगे जाना चाहिए तो पोस्ट कोरोना भी वो मददगार हो सकता है। दुनिया के में इस समय तमाम चर्चाएं हैं लेकिन ये हमारी थाती है, ये हमारा विश्वास है। तो मुझे लगता है, लेकिन ये सच है कि उसमें किसी प्रशिक्षक या जानकार के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे मंत्री प्रहलाद पटेल जिनका ये कहना है कि
योग हमारी थाती है और ये ना सिर्फ कोरोना से लड़ने में कारगर होता है, साथ ही डिप्रेशन को भी दूर भगाता है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के लाल किले में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद पटेल और मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां पर योग के अभ्यास किए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन भी किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी बशीरुल हक चौधरी और बीडीसी चेयरमैन अब्दुल बारी सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दुनिया के कोने कोने में योग को लेकर लोगों के बीच बढ़ते उत्साह को दिखाया गया है। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो दुनिया भर में योग के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज दुनिया भर में लोग योग के अभ्यास कर रहे हैं। इटली के रोम में भारतीय दूतावास में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योग के अभ्यास किए। वहीं जापान में भी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें पूरे उत्साह के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग योग करते हुए नजर आए। इसके अलावा फ्रांस में भी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के अभ्यास किए। फ्रांस के दूतावास के कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ योग के अभ्यास किए। उधर लेबनान की राजधानी बैरूत में भी भारतीय उच्चायोग ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किए हैं। इसके साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारतीय उच्चायोग ने देश में वर्चुअल योग कार्यक्रम का आयोजन किया। बहरीन में भी भारतीय दूतावास ने वर्चुअल माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में भी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ योग के अभ्यास किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी का कहना है कि योग एक साझी विरासत है और स्वास्थ्य प्रबंधन की एक समग्र प्रणाली है। बांग्लादेश में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोरईस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर लोगों को बधाई दी है। Greetings to everyone from Dhaka as we celebrate the 7th International Day of Yoga. Yoga has a strong and growing following here in Bangladesh, as it is seen both as a holistic system of exercise and preventive health management. It is also seen as part of the shared heritage of the Bangla people, along with that of all Indian people. Yoga is that one intersection between exercise, between health management, between preventive health care, and between
staying safe during the pandemic, which brings together all of these elements and allows you to exercise and be part of a system of managing your own health, even in a pandemic situation. और उधर कतर के 6 शहरों में भी एक साथ 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लोगों ने एशियन टाउन, मोराइसिद, अल बकराह, अल खोर, दुखन और दोहा में एक साथ योग के अभ्यास किए। यह पहला मौका है जब यहां अलग अलग स्थानों पर एक साथ इस तरीके का योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यापार जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। बात शेयर बाजार की करते हैं। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते के कारोबार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई है। सेंसेक्स 596 अंकों की गिरावट लेकर 51,747 पर खुला, तो वहीं निफ्टी भी 175 अंकों की गिरावट के साथ 15,508 पर खुला है। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 25 जून को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और राष्ट्रीय सुलह के लिए अफगानिस्तान की उच्च परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। उनके बीच अफगानिस्तान में अफगान बलों और तालिबान के बीच लड़ाई बढ़ने के दरमियान अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर चर्चा होने की संभावना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन दोनों नेताओं का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला की यात्रा अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाएगी। दोनों नेताओं की अमेरिका यात्रा की एक वजह कतर में तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में धीमी प्रगति भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, ओवर टू यू। शुक्रिया अरिंद। और खेल की खबर की शुरुआत करें तो शुरुआत करेंगे WTC टेस्ट चैंपियनशिप से, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन टेस्ट रोमांचकारी होता जा रहा है। भारत की पहली पारी तीसरे दिन 217 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर 2 विकेट पर 101 रन बना लिए। बता दें कि न्यूजीलैंड के लिए अब काफ़ी कहना चाहिए जो प्रेशर होगा वो न्यूजीलैंड पर हावी होगा, क्योंकि अब आपके जब मौसम जिस तरह का बदल रहा है, वहाँ पर जिस तरह का मैच वहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज होंगे उन पर काफ़ी दबाव होगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की जंग में फिलहाल न्यूजीलैंड का दबदबा देखने को मिल रहा है। साउथहैम्पटन टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने तीनों सेशन में अपना जलवा बरकरार रखा। तीसरे दिन भारत ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 146 रन से आगे खेलते हुए महज कुछ ही रन जोड़े थे कि कप्तान विराट कोहली का विकेट सामने आ गया। कोहली 44 के स्कोर पर काइले जेमिसन की गेंद पर आउट हुए। उनके आउट होने के साथ ही चौथे विकेट के लिए उनके और अजिंक्य रहाणे के बीच 61 रन की साझेदारी का भी अंत हो गया। स्विंग और सीम जैसी कंडीशन के बीच आए ऋषभ पंत कुछ भी नहीं कर पाए और 4 पर पवेलियन वापस लौट गए। पिच पर सेट हो चुके रहाणे 49 पर आउट हुए। रहाणे के आउट होने के बाद तो बल्लेबाजों के पवेलियन जाने की कतार लग गई और एक के बाद एक विकेट सामने आते चले गए। भला हो रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा का, जिन्होंने जैसे तैसे 22 और 15 रन बनाकर टीम इंडिया को कुछ संजीवनी दी। भारतीय टीम 217 रन पर सिमट गई, यानी तीसरे दिन टीम अपने स्कोर कार्ड में केवल 71 रन ही जोड़ पाई। न्यूजीलैंड ने सधी हुई और अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए डेविन कॉनवे और टॉम लैथन के बीच 70 रन की पार्टनरशिप हुई। कॉनवे ने अर्धशतक लगाया। बहरहाल टीम इंडिया को पहली सफलता आर अश्विन ने दिलाई।
जिन्होंने टॉम लैथम को 30 पर चलता किया। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने डेवन कॉनवे का विकेट निकाल लिया, जिन्हें आउट किया ईशांत शर्मा ने। कॉनवे 54 रन पर पवेलियन वापस लौटे। अब चौथे दिन निश्चित रूप से भारतीय टीम पहले सेशन में न्यूजीलैंड की कमर तोड़ना चाहेगी, क्योंकि अगर कीवी टीम चौथे दिन डोमिनेट करती है तो टीम इंडिया के लिए इस टेस्ट को जीतना तो वाकई न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह का मौसम वहाँ पर है और आज काफ़ी बारिश का अनुमान भी जो है वो जताया जा रहा है साउथहैम्पटन में। तो अगर ऐसे में अगर आज पूरा दिन अगर वॉश आउट हो जाता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों को इस नुकसान साबित हो सकता है, दोनों ही टीमों के लिए। बहरहाल रुख कर लेते हैं अगली खबर का। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके देश के खिलाड़ियों की तैयारियों और ट्रेनिंग के लिए 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बीसीसीआई की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। इसका आयोजन पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया। अब बात करते हैं यूरो की, जहां यूरो कप में आज 4 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप बी में जीत के रथ पर सवार विश्व की नंबर 1 टीम बेल्जियम अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में फिनलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। पहले ही नॉकआउट दौर में स्थान बना चुकी बेल्जियम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर ग्रुप बी से शीर्ष पर रहते हुए अगले दौर में स्थान बनाने की होगी। वहीं फिनलैंड भी उलटफेर करके नॉकआउट दौर में स्थान बनाने के इरादे से उतरेगी। वहीं एक अन्य मुकाबले में रूस का सामना डेनमार्क से होगा। रूस की टीम एक जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। इस मुकाबले में मिली जीत अगले दौर में उनका स्थान तय कर देगी। वहीं डेनमार्क को अब तक प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश है। ग्रुप सी में 2 जीत हासिल करके शीर्ष पर मौजूद नीदरलैंड्स का सामना आज रात उत्तरी मैसिडोनिया से होगा। नीदरलैंड्स की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाकर बुलंद हौसलों के साथ नॉकआउट दौर में उतरने की होगी। ग्रुप सी के ही एक अन्य मुकाबले में यूक्रेन और ऑस्ट्रिया की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के ग्रुप में 3-3 अंक हैं। ऐसे में दोनों की कोशिश इस मुकाबले को अपने नाम करके नॉकआउट दौर में स्थान बनाने की होगी। वहीं बात करें कल खेले गए यूरो कप के मुकाबलों की, तो यूरो कप के महासंग्राम में इटली का ग्रुप ए में वर्चस्व बरकरार है और टीम ने ग्रुप दौर में शीर्ष पर रहते हुए ग्रुप दौर को कहना चाहिए खत्म किया। रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम ने वेल्स की टीम को 1-0 से हरा दिया। इटली की ओर से मैच का पहला गोल खेल के 39वें मिनट में एम पेसिना ने किया। वैसे इटली की टीम इस मैच में पहले ही अंतिम 16 में पहुंच चुकी थी। हालांकि इस हार के बावजूद वेल्स की टीम भी अंतिम 16 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं यूरो कप के एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने तुर्की को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के बाद स्विट्जरलैंड ने खुद के अंतिम 16 में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। स्विट्जरलैंड की इस जीत में शाकिरी ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने मैच में 2 शानदार गोल किए। अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। भारतीय पहलवान रवि दहिया, जिन्होंने हाल ही में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में रजत पदक जीता, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक की दमदार उम्मीद रहेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक का टिकट कटा चुके 57 किलो वर्ग का ये महारथी रवि दहिया हैं, जिन्होंने अपने पिछले साल के दमदार प्रदर्शन को दोहराते हुए कजाकिस्तान में आयोजित हुए सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रवि की ये कामयाबी उनकी उस मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने सोनीपत के साई सेंटर में रहकर की। दिन रात की कड़ी मेहनत और कोच के साथ लगकर हर दांव पर पकड़ की समझ को मांझने का काम इस पहलवान ने बखूबी किया। कोरोना काल में एक ऐसे समय जब ज्यादातर एथलीटों ने अभ्यास से दूरी बनाई, रवि ने अपना ज्यादा से ज्यादा समय तकनीकी को और मजबूती देने में किया। रवि ने सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दौर में उज्बेकिस्तान के पहलवान नोदिरजोन सफरोव को 9-2 से हराया। इसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन के अली एमएम अबूयू मैला
वेनेजुएला को 11-0 से हराने में सफलता पाई। वहीं फाइनल में उन्होंने ईरान के अली रेजा नोसरातोल्लाह सल्लौक को 9-4 से शिकस्त दी। सब खिलाड़ी थी जो तैयारी कर रहे थे, अब फिर भी अब भी तैयारी कर रहे हैं जब से, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई वो नुकसान नहीं होगा। हमारा जो पहले से हमें परफॉर्मेंस देंगे उससे भी कुछ ना कुछ हम बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। रवि की इस कामयाबी के पीछे उनकी स्टेमिना और लगातार आक्रमण करने की नीति कारगर साबित हुई है और उम्मीद यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी रवि न केवल अपने को फिट रखेंगे बल्कि आगे आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने में भी खुद को खरा उतारेंगे। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, सोनीपत, हरियाणा। तो वाकई टोक्यो ओलंपिक को लेकर के सभी एथलीटों की जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर हैं। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी हरिंद के पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। और लाइव प्राइम में बात आज के योग सूत्र की, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपने रक्त संचार को योग के माध्यम से नियंत्रित रख सकते हैं। रक्त के संचार को, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छी तरह से करने के लिए आपको बहुत सुगम योग की 2 क्रियाएं करनी है। क्या करेंगे आप? पहला काम आप ये करेंगे कि आप घर्षण करेंगे। घर्षण आपने अक्सर देखा होगा, जब आप योगाभ्यास करते हैं, किसी को योगाभ्यास करते देखते हैं तो अंत में ध्यान, प्राणायाम के बाद ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद प्रणवोच्चारण और फिर वो इस तरह से अपनी हथेलियों को रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? ताकि ऊर्जा का संचार हो पूरे शरीर में। तो आपको जब आप सुबह नहाने जाते हैं तो नहाने जाने से 30 सेकेंड्स पहले आपको अपने पूरे शरीर में घर्षण करना है। कैसे? इस तरह से हथेलियों से शुरू कीजिए, फिर हथेलियों के पिछली तरफ, फिर इधर, फिर अपने हाथों पर पूरा घर्षण अच्छी तरह से करेंगे। इधर करेंगे, कंधों पर, गर्दन पर, सीने पर, पेट पर, थाइस पर, ऐसे करके पूरे शरीर में 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स पूरे शरीर में घर्षण करना है। और फिर आप स्नान कर लीजिए। आप देखेंगे कि पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होगा। और आप जानते हैं कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से हो तो आप हर तरह से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा काम बहुत ही सुगम है। दिन में कम से कम 5 बार दिल खोल करके हंसिए, जिसको हम कहते हैं अट्टहास, यानी योगा लाफ। तो आप कैसे करेंगे इसे? इस तरह से हाथ खोल के कर सकें तो सर्वोत्तम, या फिर अपने घुटनों पर हाथों को टिका करके कर दीजिए। और ये सुगम सा काम आपको दिन में 5 बार करना है। 30 सेकेंड्स तक बिना रुके आपको हंसना है। आपका चेहरा पिंक हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपकी ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, ऑक्सीजन का आप ज़्यादा इनटेक कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और घर पर बैठे बैठे भी आप सिर्फ ये 2 सुगम से काम करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक कार्य बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, वो ये है कि नियमित रूप से पानी अच्छे से पिएं। हम अक्सर पानी जब कम पीते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है। तो पानी की जस्ट कीप अ चेक। हमें कॉन्शियस लिविंग करनी है, कॉन्शियसली जीना है, कॉन्शियसली सांस लेनी है, कॉन्शियसली पानी पीना है, कॉन्शियसली भोजन करना है, कॉन्शियसली जीना है। और यही तो योग सिखाता है। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। तो ये आपने देखा आज का योग सूत्र, और उसके बाद अब बात आज के योग मंत्र की। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं,
ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए एक गीत सुनते हैं जिसे कैलाश खेर, शंकर महादेवन, सोनू निगम, शान, केसी चित्रा, दलेर मेहंदी तथा कई अंतर्राष्ट्रीय गायकों ने अपना स्वर दिया है। हमें दीजिए इजाजत और आप ये देखिए सुंदर सा गीत। नमस्कार। नमस्ते धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। भारत का उपहार है योग, रोग पे प्रहार है, आपदा की हार है योग तो पालनहार है, देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन, विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। Let's heal, let's nourish the whole world flourish. Yoga is the way from India always. उम्मीदें ना दी टूटने, आशाएं ना दी छूटने, वृक्ष की